दोस्तों नमस्कार। आज की दुनिया में जो भी हम घर में चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ी हुई है। अगर आप नई कारें खरीदते हैं तो उसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं उसमें है, माइक्रोवेव खरीदते हैं उसमें है, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं उसमें है, टीवी खरीदते हैं, इवन मोबाइल अपने आप में सारे टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अब सोचिए दोस्तों, अगर घरों में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं और इनमें से अगर कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं करता बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर माल फंक्शनिंग, तो वो चीज वर्चुअली बेकार हो जाती है। अगर यही स्थिति डिफेंस सेक्टर में है, मान लीजिए आज आप हथियार खरीद रहे हैं, आप टैंक खरीद रहे हैं, हवाई जहाज खरीद रहे हैं, डिफेंस के मिसाइल्स खरीद रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उसमें कितनी तकनीकें होंगी, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम वो होगा। और ऐसी स्थिति में अगर आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं और कोई ये बोल दे कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम ही अपना इंजीनियर भेजेंगे जो काम करे, लेकिन आपको जो आप खुद कर सकें उसमें आपको 10 गुना 20 गुना पैसे ज्यादा देने पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कहीं मेरे को ठग तो नहीं लिया है। यही स्थिति आज भारत और राफेल के बीच में बनती जा रही है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि ये गंभीर मुद्दा क्या है, भारत सरकार की रिक्वेस्ट को राफेल क्यों नहीं मान रहा है। और राफेल कोई वॉशिंग मशीन तो है नहीं। अरबों डॉलर की डील हुई, अरबों डॉलर के प्रोडक्ट्स हैं। अब आप समझिए कि उसमें सर्विस चार्ज क्या होंगे, उसके स्पेयर पार्ट्स की जो कीमत है वो क्या होगी, उसका जो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन होगा वो कितने में होगा। आप समझ सकते हैं कि ये भी अपने आप में अरबों रुपए की बात होगी। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम मेक इन इंडिया और खासकर डिफेंस में मेक इन इंडिया को क्यों तेजी से बढ़ाएं। यह देश की जरूरत है। लेकिन विवाद की जड़ क्या है? विवाद की जड़ दोस्तों ये है कि भारत ने जब राफेल से एयरक्राफ्ट खरीदा, उसमें एयरक्राफ्ट इज लाइक ए कैरियर, इट इज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यह तभी इफेक्टिव होगा जब आप उस एयरक्राफ्ट में हथियार लाद के जो भी आपके टारगेट्स हैं वहां पे तेजी से बगैर गलती के डिलीवर कर सके, तभी तो आपको चाहिए। और उस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए चाहे वो हेलमेट हो, बाकी एवियोनिक्स हो, रेडार सिस्टम हो, वगैरह वगैरह, वो सब उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए और सही तरह से पहुंचाकर हथियार गिराकर वापस सुरक्षित आने के लिए तो राफेल खरीदा गया था। लेकिन अब जब भारत सरकार ने कई तरह की मिसाइल्स बना ली हैं और रोज जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, भारत सरकार की जो डिफेंस इंडस्ट्री है या R&D फैसिलिटीज हैं, उन्होंने भी कुछ नए काम किए होंगे। वो सब जब नए काम हो रहे हैं तो उनको अब एयरक्राफ्ट के ऊपर फिट करना है। फिट करने के लिए जैसा हमने, आपको याद होगा कि जब भी आप मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन एक कंप्यूटर से दूसरे में देना चाहते हैं, तो आपको एक कनेक्टिविटी चाहिए, आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए कि अगर मैं तार लगाता हूं एक सिस्टम से दूसरे में तो वो जुड़े, डेटा ट्रांसफर हो, या जो इंस्ट्रक्शन आपने एक सिस्टम पे दी है तो वो दूसरे पे भी लागू हो। जो भी आपकी नीड है वो पूरी होनी चाहिए। इसी तरह से जब एयरक्राफ्ट और उसके साथ जो मिसाइल है, जब दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मिसाइल कैसे चलेगी, किस डायरेक्शन में चलेगी, किस एक्यूरेसी से चलेगी, ये अपने आप में संदिग्ध हो जाता है। इसीलिए एयरक्राफ्ट और मिसाइल के बीच में कम्युनिकेशन जरूरी है। अब मिसाइल बनाई भारत ने, एयरक्राफ्ट बनाया फ्रांस ने। अब भारत सरकार ये कहती है कि हमने जो मिसाइल बनाई है मुझे आपके हवाई जहाज में फिट करनी है। वो कहते हैं आप कर लीजिए। तो भारत सरकार का ये कहना कि आप अपना सोर्स कोड दे दीजिए ताकि हम उसको फिट कर लें। यहां पे आके राफेल की दिक्कत हो जाती है। राफेल का कहना यह है कि साहब हम तो सोर्स कोड नहीं देंगे। इसका मतलब भारत को जब भी कुछ भी अपग्रेड करना होगा, आपको वो हमारे पास सारी डिटेल लानी होगी। हमारे इंजीनियर ही उसको अपग्रेड कर पाएंगे, आप नहीं करेंगे, ना हम आपको कोड देंगे। इसका मतलब क्या है? भारत की सारी रक्षा प्रणाली और हम जो सोच रहे हैं, पहले उसकी जानकारी हमें राफेल बनाने वाली कंपनी के साथ शेयर करनी पड़ेगी। अब वो एक कमर्शियल कंपनी है। अब उसको हमारी नीड के हिसाब से, हाँ, अगर हमने इनपुट दिए तो उसको पता लगेगा कि भारत क्या चाहता है और कैसे करना चाहता है। अगली बार जब भी वो कोई नए प्रोडक्ट बनाएंगे तो हो सकता है उसमें वो फीचर ऐड करें और अगली बार हमसे ही प्रीमियम लें, या
वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भारत सरकार को एडवांस में बतानी होगी कि हम आने वाले दिनों में राफेल में क्या क्या और फिट करना चाहते हैं। क्या इससे राष्ट्रीय सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी? कहने को तो आप कह सकते हैं कि हमने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन फ्रांस, अमेरिका, बाकी देश, क्या जब वहां के एक्सपर्ट्स आपस में बैठ के ज्वाइंट डेवलपमेंट का काम करते हैं, कोई और काम करते हैं, तो क्या ये डेटा का मिसयूज होना पॉसिबल है या नहीं है? ये सवाल है। दूसरी बात, अगर आप डेटा से सोर्स कोड ले लेते हो या प्रोग्रामिंग का सोर्स कोड ले लेते हो, तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि इस हवाई जहाज में कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं डाल दिया गया है कि ये जहाज कहाँ उतर रहा है, कब प्रैक्टिस में जा रहा है, ट्रेनिंग में जा रहा है, सॉर्टीज में जा रहा है, क्या हथियार लेके जा रहा है, क्या कर रहा है। ये सारी जानकारी सैटेलाइट के माध्यम से फ्रांस तक रियल टाइम पे तो नहीं पहुंच रही है। उसका फिर वो कब और कैसे उपयोग करें वो अलग बात है, लेकिन क्या ये जानकारी बाहर लीक हो रही है, ये आपको कैसे पता लगेगा? हवा में जाती हुई जानकारी तो दिखती नहीं, ये आपको सोर्स कोड से पता लगेगा। और अगर फ्रांस अगर सोर्स कोड दे देता है तो भारत सरकार ये भी जान पाएगी कि कहीं इस पूरे सॉफ्टवेयर में कहीं कोई बग तो नहीं है जो हमारी सीक्रेट जानकारी भारत से विदेश में भेज दे। ये एक सबसे बड़ा है। दूसरा, कल को सैटेलाइट के माध्यम से अगर सोर्स कोड है किसी और देश के पास, उसने हमारे सिस्टम के साथ टेम्परिंग करी, छेड़खानी करी और राफेल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को, जिसे कहते हैं, आउट ऑफ सर्विस कर दिया, उस स्थिति में क्या होगा? क्या देश की सुरक्षा पे खतरा नहीं बढ़ जाएगा? इसके अलावा जो नए हथियार रोज भारत सरकार की लैब्स बनाएंगी और वो अगर हम राफेल में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इसका मतलब हर नए वर्जन के लिए जो नया सॉफ्टवेयर बनेगा उसकी कंपैटिबिलिटी के लिए आपको राफेल के डेवलपर जो है उनके पास जाना होगा। फिर आपको अपना सोर्स कोड देना होगा ताकि वो अपने सोर्स कोड में मिला के एक कंपैटिबल सिस्टम बना सके। इसका मतलब ये है कि सोर्स कोड या तो भारत दे या राफेल दे। अब राफेल कहता है हम तो नहीं देंगे, तो क्या भारत सरकार को देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं, ये भी हमें समझना होगा। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि अगर आप सोर्स कोड आपके पास है तो जो आपने क्लेम किए हैं और जो फीचर्स आप यूज करना चाहते हैं, आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि वास्तव में ये फीचर्स और ये क्लेम परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि सोर्स कोड के हिसाब से सैकड़ों लाइंस लिखी जाती हैं, मिलियंस ऑफ लाइंस आर देयर इन वन प्रोग्रामिंग। अब उसको चेक करना, देखना, इसमें टाइम लगता है। भारत की एजेंसी वो कर सकती है, लेकिन अगर कोई बताएगा नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि राफेल का कौन सा फीचर डिसेबल्ड है और एनेबल्ड है? ये अपने आप में एक चुनौती है। तो इसीलिए दोस्तों, जब आज हम हथियार खरीद रहे हैं या घरों के लिए चीजें खरीद रहे हैं, तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो बहुत क्रूशियल हो गई। नहीं तो इस हवाई जहाज के अंदर ऐसा क्या है कि एक एक हवाई जहाज की कीमत 1800 करोड़ से 2000 करोड़। अगर आप देखें तो मटेरियल कॉस्ट कितनी है? नहीं है, लेकिन उसमें जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है उसी ने इस पूरे एयरक्राफ्ट की कॉस्ट को बढ़ा दिया। अब सवाल इस बात का है कि जब ये सब हो रहा है तो भारत क्या करे? क्योंकि आपको परफॉर्मेंस लेनी है, आपको टेस्टिंग करनी है, आपको रिलायबिलिटी चेक करनी है, आपको अपने सेफ्टी मिशन पे भी निकलना है, सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है और साइबर सिक्योरिटी से बचना भी है। ऐसी स्थिति में अगर राफेल कोऑपरेट नहीं करेगा, भारत सरकार को सोर्स कोड नहीं देगा, तो हमें क्या ये नहीं लगता कि भारत हमेशा राफेल पे मजबूर हो गई है? अब अगर ये हवाई जहाज अगले 40 साल तक भारत की सेवा में रहेंगे, तो अगले 40 साल तक भारत की हर डेवलपमेंट की एग्रिम, अगर मैं ये कहूं कि एडवांस इंटीमेशन या इंफॉर्मेशन, जो भी हम राफेल के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, हमें राफेल मैन्युफैक्चरर्स को देनी होगी। ये बहुत बड़ा सुरक्षा का मुद्दा है। और अगर मान लीजिए उसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम है कि डेटा कहीं और जा रहा, आपको कैसे पता लगेगा कि आपका पास है या बाहर नहीं गया है? तो बहुत सारे टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक सवाल हैं। इसीलिए मेक इन इंडिया जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी एयरक्राफ्ट कंपनी या टेक्निकल कंपनी अपना सोर्स कोड दे देती है तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है उनका, और उनको लगेगा कि अब तो ये देश अपने आप ही काम कर लेंगे, हमें कौन पूछेगा। इसलिए वो देने से मना करते हैं। वो कहेंगे आप अपनी रिक्वायरमेंट भेज दो, हम आपको अपडेट करके भेज देंगे, लेकिन आप हमसे सोर्स कोड मत पूछिए। दोस्तों, आज की व्यापारिक दुनिया में ये मुद्दे इंपॉर्टेंट है।
आप लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो टेक्नोलॉजी एरिया में डील करते होंगे, हार्डवेयर खरीदते होंगे और एश्योरेंस मिलती होगी कस्टमर से, कस्टमर सर्विस से, कि हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं, हो सकता है आपके पास टैलेंट सप्लायर से ज़्यादा हो, वो आपको इसलिए करने नहीं देंगे क्योंकि सोर्स कोड आपके पास नहीं। इसीलिए बहुत सारे देश हैकिंग करवाते हैं ताकि इस तरह के सोर्स कोड को नलीफाई करके डेटा को एक्सेस किया जा सके। इसका मतलब ये है कि सिर्फ हथियार खरीदने से या मशीन खरीदने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके आसपास जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे मॉडिफाई होंगे, अपग्रेड होंगे, उसमें आपका क्या कंट्रोल होगा, ये जानना भी जरूरी है। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि जब भी आप कोई टेक्निकल चीज खरीदें तो इस बात को जानने का प्रयास करें कि इसका सोर्स कोड कहाँ है, इसका अपग्रेडेशन कैसे होगा, वगैरह वगैरह। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।